जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीके, जीएस और मैथ के प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पानी में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों, जबकि ए, डी, ई और के, दोस्तों ये सभी विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जल में घुलनशील विटामिन, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इस तरफ दोस्तों दिया गया है नींबू। नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों इसके लिए। उसके बाद है कि अंगूर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और समुद्री शैवाल है तो इसमें दोस्तों एल्जेनिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 का 4 और उसके बाद बी का 1, 4 और 1, तो ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीला थोथा क्या है? तो दोस्तों नीला थोथा जो होता है वो कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों अगर हरा थोथा की बात करें, ग्रीन थोथा की बात करें दोस्तों, तो आयरन सल्फेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जीटी रोड जो है, जीटी रोड का निर्माण लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो दोस्तों मसाई जनजाति का संबंध केन्या देश से है। और केन्या की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। ये तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से मेनिस्क होता है। तो दोस्तों पारे को जब कांच के बर्तन में रखा जाता है तो वो उसका मेनिस्क जो होता है वो उत्तल होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हाथ की अस्थियां हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि हैंड बोन कौन सी है। तो हाथ की जो अस्थि होती है वो दोस्तों कौन कौन होती है? तो ध्यान दीजिए, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये तीनों हड्डी जो होती है वो हाथ में पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेबीज किसके कारण होने वाला रोग है दोस्तों? तो ये विषाणु जनित रोग है, अर्थात विषाणु के कारण होता है। और रेबीज कौन कौन जानवर के काटने से हो सकता है? तो दोस्तों कुत्ता, बिल्ली और बैट, जिसको हम लोग चमगादड़ बोलते हैं, इन सभी के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन है दाब नहीं मापा जाता है। तो दोस्तों देखिए, दाब को बार में मापा जा सकता है, पास्कल में मापा जाता है, मिली बार में मापा जा सकता है, न्यूटन में नहीं मापा जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घूर्णन करते हुए किसी फ्लाई व्हील के आरपीएम को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आरपीएम जो है, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, और किसी घूर्णन करते हुए फ्लाई व्हील के आरपीएम को मापा जाता है दोस्तों स्ट्रोबोस्कोप से, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई इस तरह की ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, और इसके ऊपर दोस्तों अगर बर्फ़ का कोई टुकड़ा ला के आप रख देते हैं तो क्या होता है? पानी के जो ये लेवल पहले से थे इसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एफिल टावर जो है वो पेरिस में स्थित है। और पेरिस कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि पेरिस जो है वो फ्रांस का एक शहर है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण या डिग्रेडेशन बोलते हैं दोस्तों होता है? तो दोस्तों ये छोटी आंत के अंदर होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि डैश गुर्दा की नलिका की परत में मौजूद होती है। तो दोस्तों गुर्दा जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं दोस्तों, किडनी के अंदर किस प्रकार की नलिका पाई जाती है, तो ये क्यूबोइडल एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी हौज को एक पाइप 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी कितना घंटा का समय लेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है ना वो भरता है 6 घंटा में, और बी है दोस्तों वो भरता है 8 घंटा में। तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आ जाएगा आपका 24 एलसीएम। और ये क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर ये टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है, टोटल टैंक की कैपेसिटी है। अब ए की क्षमता निकालते हैं दोस्तों, तो ये 4 के रेशियो से भर रहा है और ये 3 के रेशियो से भर रहा है। चूँकि 8 से अगर 24 में डिवाइड करेंगे 3 और 6 से करेंगे तो 4 आएगा दोस्तों। उसके बाद कहता है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो दोनों को जब खोला जाता है तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करना शुरू करता है दोस्तों, तो ये 7 यूनिट काम करना शुरू करता है और 2 घंटे तक रहते हैं। तो 7 यूनिट की दर से 2 घंटे में कितना काम कर लेगा दोस्तों, तो ये 14 यूनिट काम ख़त्म कर देगा। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो 24 यूनिट की। तो 24 में से दोस्तों अगर 14 आप घटा लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है 10 यूनिट। 10 यूनिट को कहता है कि ए को बंद कर दिया जाए, सॉरी बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 की एफिशिएंसी है। अब 10 जो शेष जो 10 लीटर बचा हुआ है दोस्तों, वो 10 भाग जो बचा है उसको 3 की एफिशिएंसी से कितना देर में भर देगा, तो 3.1/3 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना घंटा में वो पूरी तरह से उस टैंक को भर देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिदर्शी जिसे पेरिस्कोप के नाम से जानते हैं में होने वाली प्रकाश की परिघटना है। तो कौन सी परिघटना होती है पेरिस्कोप के अंदर, तो दोस्तों उसके अंदर परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। तो ऑप्शन बी इसका, सॉरी बी 1 और 3, हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है पैटर्न में अगली आकृति विकल्प कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम पैटर्न जब भी आपको दोस्तों इस तरह के जो वर्बल क्वेश्चन मिलते हैं रीजनिंग के अंदर, वर्बल का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। तो हम यहाँ से देखिए, ये इसको अगर आप 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको तीसरा मानते हैं और यहाँ पे चौथा में हमें क्या लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, इस त्रिभुज पे दिमाग लगा। देखिए ये खड़ी है इस दिशा में, इसमें आ रही है दोस्तों इस दिशा में पलट रही है, और इसमें दोस्तों ऐसे हो रही है। तो इसमें जो आएगी ये चौथी में, उसमें त्रिभुज एकदम फिक्स है कि इस दिशा में होगी। तो देख लीजिए इस ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें है और डी में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और सी में सी दिया हुआ है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों पारा कांच को नहीं भिगाता है, इसका कारण है इसका असंजक बल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक ही पदार्थ, मतलब एक ही समान पदार्थ है दोस्तों, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं उसको बोला जाता है ससंजक बल, और 2 विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले जो बल होते हैं दोस्तों उसको बोला जाता है असंजक बल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पारा और कांच दोनों अलग अलग अणु हैं, इसलिए यहाँ पे असंजक बल लग रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, अपवर्तनांक बराबर होता है दोस्तों वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक गहराई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आभासी गहराई है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटिए यहाँ से दोस्तों, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये निकल के आता है 4/3। और इसको जब आप काटेंगे दोस्तों तो ये निकल के आ जाएगा 1.33। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल का जो चर्चा किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल्स 76 के अंदर इसकी चर्चा की गई है। और दोस्तों इसका जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे हटाने के लिए
राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है, जितने समय तक रखे जाएं या 65 वर्ष की आयु तक इनको रखा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। तो दोस्तों कैलिफोर्नियम जो है वो एक्टिनाइड समूह का सदस्य है और इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो 98 होता है। और दोस्तों कैलिफोर्नियम जो है वह एक रेडियो एक्टिव तत्व है या उसको कण बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कहता है उपयोग की गए स्टूडियो की पुनः बिक्री पर रमेश को 20% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 में स्टूडियो खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 21% का लाभ हुआ। तो 21% का मतलब होता है दोस्तों 121/100। ठीक है, नीचे अगर मान लीजिए सीपी है तो ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका एसपी। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि 1500 में ख़रीदा, तो यहाँ पे देखिए सीपी हमारे पास है 100। ठीक है, 100 है सीपी और जबकि एक्चुअल में है कितना, इसको ख़रीदा है 1500 में। तो हम लोग सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों, अनुपात 1 का मान निकालते हैं, डबल जीरो का आती है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है 1500, लेकिन ये 1% का मान है दोस्तों, तो 100% का मान हो जाएगा 1500। तो यहाँ पे 1500 में तो खरीद रहा है, लेकिन दोस्तों 1% का मान 15 आ रहा है। तो कहता है बेचता कितने में है। तो अगर आप 121 को 15 से गुना कर देते हैं दोस्तों, तो आपके सामने निकल के जो आ जाता है वो निकल के आता है 1815 रुपया। तो इसका सेलिंग प्राइस जो होगा दोस्तों वो क्या निकल के आ जाएगा, 1815 रुपया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारे सामने एक मैथ का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक रेजिमेंट के सिपाही को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10, 15 और 20 है और इसे एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो दोस्तों इसका आप क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाइए दोस्तों, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10। 5 से दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं तो 5 एक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब देखिए हमारे पास संख्या क्या क्या आती है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 का तो एक पेयर बना हुआ है, लेकिन हम 5 और 3 का हमारे पास पेयर नहीं है। तो इस तरह के पर्सन को बनाने के लिए हम लोग ये 2 को दोनों को साथ लिख देते हैं, 2 गुना 2 5, एक और 5 इसमें ऐड करेंगे, गुना 3 और एक और 3 लेंगे, चूँकि हमें पेयर बनाना है, वर्ग बनाना है। तो 2 दूना 4 पंचे 20, 5 100, तिया 300 और तिया 900 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि संयोग करण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि करण का लाभांश 36,000 रुपये है तो कुल लाभांश क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 पार्टनर हैं, एक संयोग है, दूसरा करण है और तीसरा जो है दोस्तों वो किशोर है। ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं, तीनों का हिस्सा है दोस्तों। अगर हम इसमें से 3 जीरो 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो, तीनों को अगर काट देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आ जाता है 27:81:72। इसको भी अगर हम काटते हैं दोस्तों 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 81 और 9 8 72। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तीनों का अनुपात आ जाता है 3, 9 और 8 और अनुपात का योग हो जाता है 9 3 12 8 20 यूनिट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अनुपात का योग आ गया 20 यूनिट। लेकिन कहता है यदि किरण का लाभांश, तो किरण का लाभांश कितना, 9 अनुपात। तो 9 अनुपात बराबर दिया हुआ है 36,000, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा दोस्तों 4,000 और हमें निकालना है कितना का। तो कहता है यहाँ पे कुल लाभ कितना होगा। तो कुल अनुपात कितना है दोस्तों 20 यूनिट और 20 यूनिट को अगर हम 4,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 80,000। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये सिंपल है, जोड़ घटाव से रिलेटेड है दोस्तों। आप इसको बना के देख लीजिएगा कितना वैल्यू आ रहा है इसका। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में कह रहा है किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है किस है तो वही अंक बन जाता है। तो देखिए किसी अंक के मान लेते हैं दोस्तों कि माना कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना
अंक जो है वो x है। कहता है किसी अंक के 20%, तो x का 20% निकाल लेते हैं दोस्तों। 20% को 20 में जोड़ा जाता है दोस्तों, इसमें 20 जोड़ा जाता है और प्राप्त क्या होता है दोस्तों, तो वही अंक प्राप्त होता है, x प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x गुना 20/100 प्लस 20 बराबर x। अगर इसको दोस्तों काटते हैं तो ये आ जाता है x/5 प्लस 20 बराबर x। अगर दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका 20 को हम दोस्तों इधर रखते हैं और इसको ले जाते हैं x माइनस x/5, तो ये दोस्तों निकल के आ जाता है 5x माइनस x/5 बराबर 20। और यहाँ पे निकल के आ जाएगा दोस्तों 4x/5 बराबर 20, तो 4 5 20। x का वैल्यू क्या आ जाता है दोस्तों, 5 गुना 5 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है रवि, रमेश और सुरेश की उम्र का योग 93 वर्ष है। देखिए दोस्तों, तीन दोस्त हैं, रवि, रमेश को RM लिखते हैं दोस्तों, और सुरेश की जो आयु का योग है दोस्तों वो है 93 वर्ष। ठीक है, 93 साल है इन तीनों के आयु का योग। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2 3 4 था। तो दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके एज का जो दोस्तों रेशियो है, एज का जो रेशियो है दोस्तों वो दिया हुआ है 2:3:4। ठीक है, इनके रेशियो का योग कितना आ जाता है, 4 3 7 2 9। सब में x अगर हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 9x। अब कह रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों देखिए, वर्तमान समय में इसके आयु का योग जो है वो 93 वर्ष है, लेकिन ये अनुपात दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का। तो हम तीनों में से तीनों की उम्र को 10-10 साल घटा लेते हैं दोस्तों, तो टोटल हो जाता है तीनों के एज का अनुपात, रमेश प्लस सुरेश। यहाँ पे दोस्तों 93 साल है, इसमें से हम 30 साल घटा लेते हैं, क्योंकि तीनों की उम्र 10-10 साल घटाते हैं तो दोस्तों ये निकल के आ जाता है 63। अब अनुपात में देखिए 9x है, तो दोस्तों 9x बराबर 63 हो जाएगा। तो x बराबर निकल के आ जाता है 7। इसको अगर काटते हैं दोस्तों ये 7 बार में कट जाएगा, तो x का मान अगर 7 निकल के आ गया, तो पूछ रहा है रमेश की वर्तमान आयु क्या है। तो रमेश की जो आयु है दोस्तों, रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो रमेश का रेशियो कितना है, तो रमेश का रेशियो है 3 अनुपात। तो 3 अनुपात है दोस्तों, तो 3x हो जाएगा दोस्तों। तो 3 गुना x का मान है 7, और 10 साल पहले की थी ना दोस्तों, तो हम इसमें वर्तमान एज निकालने के लिए इसमें 10 साल और ऐड करेंगे। तो 7 या 21 प्लस 10 को ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 31 वर्ष। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, कह रहा है नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया जाता है यदि AB 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, AB जो है ये 9 सेंटीमीटर है, और BD 3 सेंटीमीटर है। B और D दोस्तों ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है DE की लंबाई क्या है। तो दोस्तों इसकी लंबाई हमें पता करनी है। तो DE के लिए हम लंबाई निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, तो DE का स्क्वायर बराबर हो जाता है AD गुना दोस्तों BD। अब इस पे अगर हम वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो DE का होल स्क्वायर बराबर 9 + 3 दोस्तों ये हो जाएगा 12 गुना BD। तो BD है दोस्तों यहाँ दिया हुआ 3, तो DE का स्क्वायर बराबर ये 36 हो जाता है। तो DE का वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत की गणना करिए। तो दोस्तों विद्युत धारा निकालने के लिए अर्थात I निकालने के लिए इसके साथ फॉर्मूला होता है दोस्तों कि P बराबर VI। तो I का वैल्यू हमें निकालना है, तो I का वैल्यू हो जाएगा P/V। तो दोस्तों हमारे सामने I को निकालना है और पावर दिया हुआ है कितना दोस्तों, तो 1100 वाट। ठीक है, और नीचे में वोल्टेज कितना है दोस्तों, तो ये 220 वोल्ट है। ठीक है, अगर इस जीरो को इस जीरो से काटते हैं तो 22 5 6 110 हो जाता है। तो आई का जो मान होता है अर्थात विद्युत धारा का मान जो होता है दोस्तों वो 5 एम्पियर निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों अगर 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर अगर पूछता है दोस्तों, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, डिफरेंस बराबर P इंटू आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। तो इस पे हम लोग वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो अंतर दिया हुआ है 90 और मूलधन हमें पता नहीं है। रेट दिया हुआ है दोस्तों 6%, तो 6 गुना 6 बट्टे 100 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों अगर हम लोग काटेंगे तो इसे 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद फिर 3 दूना 6 और 3 धाए 30, ये हो जाता है। और 4 से दोस्तों इसको काटते हैं तो 25 चौका 100, ये ख़त्म हो जाएगा। अपने पास निकल के क्या आ जाता है दोस्तों, 25 गुना 100 गुना 10। तो दोस्तों मूलधन जो है वो निकल के आ जाता है 25,000 रुपया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने और कह रहा है कि अंडर रूट 625 का वैल्यू 25 आता है, तब 16 गुना इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 16 गुना में अंडर रूट 0.0000625। इसको अगर दोस्तों हम दशमलव तोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 और इस पर कितना जीरो है, 2 4 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। अगर दोस्तों हम 625 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे सामने आता है 25, और इसमें दोस्तों इसका वर्गमूल निकालते हैं तो एक एक पर 3 को 0 हो जाएगा दोस्तों, ये 1000 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से। तो दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 से, तो पहले इसको काट लीजिए, तो ये 25 चौका 100, 4 बार में 40 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 दाएँ 40। तो 4/10 यहाँ पे वैल्यू आता है दोस्तों, अगर इसको हम भाग करते हैं तो 0.4 आता है। तो 0.4 वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी में 0.4। और दोस्तों दशमलव के बाद जितना भी आपको इस पे जीरो डालना है डालते रहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 मीटर है। तो दोस्तों समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है आधार बेस गुना हाइट। तो बेस अपना दिया हुआ है 20 और हाइट दिया हुआ है दोस्तों 5.4। तो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों ये 4 दूना 8, 5 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा दोस्तों। और बट्टा में ये दशमलव को तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 0 से 0 ख़त्म, ये हो जाएगा दोस्तों 108 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसे VGA के नाम से जानते हैं दोस्तों, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई है। तो दोस्तों ये IBM के द्वारा विकसित की गई, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि URL http://www.d2h.com/login.php में कौन सा घटक वेब पेज के साथ पहचान कराता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे login.php जो होता है वह वेब पेज की पहचान कराता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, WM.WMA जो होता है वो ऑडियो का एक्सटेंशन फाइल होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो दोस्तों जो अवांछित ईमेल होता है उसे स्पैम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें डैश होता है। तो दोस्तों इसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है जिसको हम लोग GUI के नाम से CUI के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये करैक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों आउटलुक इसके हिस्सा होते हैं, एक्सेल भी इसके हिस्से होते हैं, वन नोट भी इसका हिस्सा होता है, लेकिन की नोट नाम की कोई प्रोग्राम ही नहीं होती है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट व वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विधिक
एवं नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है। तो दोस्तों ये साइबर लॉ ऐसा करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल के साथ ई बटन को दबाते हैं तो क्या होगा दोस्तों। तो कंट्रोल ई के लिए दोस्तों होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का एक ऑप्शन होता है दोस्तों। तो हम लोग जैसे ही सिलेक्टेड सेल पर कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस करेंगे वो तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन बी में कह रहा था चयनित पार्ट केंद्र संरेखित हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट पर परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्य साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये होम पेज के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो दोस्तों डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो होता है ये यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए दोस्तों माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर से हम लोग पेपर को प्रिंट करते हैं अर्थात प्रिंटर क्या है एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछ रहा है कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एम एस डॉस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यह एक खुला स्रोत है अर्थात ओपन सोर्स प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये गलत है। यह एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि यह एक जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तो है ही, इसके साथ साथ ये सिंगल यूजर इंटरफेस वाला काम करता है दोस्तों। ऑप्शन सी में कह रहा है इसमें एक आदेश रेखा अंतरालात्मक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें कमांड प्रॉम्प्ट के आधार पर ही दोस्तों हम लोग काम कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कि कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विजुअल बेसिक जो है वो दोस्तों वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए दोस्तों विंडोज, यूनिक्स और लिनक्स जो है दोस्तों ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एम एस ऑफिस दोस्तों एक प्रोग्रामिंग फाइल है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।